आज 9 अगस्त है और आज मेरा बर्थडे है। 25 साल पूरे हो चुके हैं और 25 में से 6 साल मैं आपके साथ बर्थडे मनाता आया हूँ अपना। 6 सालों से आपकी सेवा में लगा हुआ हूँ और उम्मीद है कि आने वाले सभी बर्थडे मैं आप सभी के साथ ही मनाऊं। इसके लिए बस मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और वो आप मुझे बहुत देते हैं, मुझे पता है। खैर, आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर है जो मैं कवर तो नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी कवर करनी जरूरी भी है। मैं आपको पहले ही वार्निंग दे दूं कि इस वीडियो में सुसाइडल थिंकिंग और डिप्रेशन से रिलेटेड बहुत सारी बातें होने वाली हैं। तो प्लीज़ आप में से अगर कोई ऐसे थिंकिंग अपने दिमाग में रखता है तो बहुत सारे तरीके हैं इन चीज़ों से बाहर निकलने के। बहुत सारे हैं, इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हेल्प करती हैं लोगों को इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। साथ ही मैं आपको इस वीडियो के एंड में पूरी सिचुएशन बताऊंगा कि उस आदमी के साथ क्या हुआ था जिसकी मैं आपको कहानी बताने वाला हूं। यकीन मानिए वो सच में बहुत दिल दहला देने वाली है। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत कमाल का एपिसोड। आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। सन 1980 के दशक के शुरुआत में रिचर्ड सनर नाम का ये बंदा अपनी जवानी की उम्र में था। 20-25 साल के आसपास इसकी उम्र थी और ये एक ओपेरा हाउस में सीन डिजाइनर का काम किया करता था। मतलब कि जो थिएटर वगैरह होते हैं उसमें बहुत अच्छा एक कलाकार था, उसमें सीन्स वगैरह डिजाइन किया करता था। लेकिन सन 1984 में जब इसकी उम्र 29 साल की हो चुकी थी, तब इसे थोड़ा थोड़ा महसूस होने लगा कि वो बहुत जल्दी चीज़ों को भूलता जा रहा है। मतलब कि कोई भी चीज़ वो ध्यान में नहीं रख पा रहा, ना ही उसका जॉब पर ध्यान है, वो कोई भी काम सही से नहीं कर पा रहा। जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा, कहीं भी उसका मन नहीं लग रहा था। तो उसने सोचा कि क्यों ना थोड़े दिन जॉब से छुट्टी वगैरह ले लूँ। तो वो 4-5 दिन के लिए जॉब से छुट्टी लेकर अपने देश में ही कहीं बाहर घूमने गया और घूमने आने के बाद भी जब उसने वापस अपनी नौकरी स्टार्ट करी तो भी उसने देखा कि अभी तक भी वो ठीक नहीं हुआ है और अभी भी वो किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहा है, कहीं भी उसका ध्यान नहीं लग रहा। जिसके बाद उसने परेशान होकर अपनी ये दिक्कत अपने दोस्तों के साथ शेयर करी, अपने कलीग्स के साथ शेयर करी जो उसके साथ वहाँ काम किया करते थे। तो सभी ने एक ही जवाब दिया, डॉक्टर के पास जाओ। ये तो कुछ नया नहीं था, ये तो उसे भी पता था। तो सीधा डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर के पास जाते ही उसने अपनी दिक्कत डॉक्टर को बताई। डॉक्टर समझ गया था इसे क्या है, तो उसने उसके टेस्ट वगैरह करने शुरू किए और टेस्ट करने के बाद उसने एक्चुअल जो बीमारी थी वो नहीं बताई। वो घुमा फिरा रहे थे डॉक्टर्स और उसके अलग अलग टेस्ट करने के बाद अलग अलग बीमारियों के नाम बता दिए कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। टेस्ट में कोई क्लियर सामने नहीं आ रही। अब और ज़्यादा परेशान हो गया रिचर्ड कि बीमारी क्या है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, तो इसका इलाज कैसे करूं। वो डेली किसी ना किसी डॉक्टर के पास जाता और डेली इस उम्मीद में जाता था कि वो कोई ना कोई उसे दवाई देंगे जिससे वो लेकर वो ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके उलट होता, वो वहाँ जाता और डॉक्टर उसे अलग अलग बीमारियों के नाम गिनवा देते। बहुत सारे डॉक्टर्स को ट्राई करने के बाद और परेशान होकर उसने फाइनली साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का ट्राई किया। और जैसे ही वो पहले ही साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंचा तो तुरंत उस साइकोलॉजिस्ट ने ही बता दिया कि एक्चुअल में उसके साथ क्या है। जी हाँ, उसकी इस मेंटल डिस्टर्बेंस का कारण था उसके दिमाग में उत्पन्न होने वाला स्किज़ोफ्रेनिया। तो जैसे ही डॉक्टर ने रिचर्ड को बताया कि उसे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया है तो रिचर्ड के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर आपको नहीं पता कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि इस बीमारी में इंसान अपने दिमाग में रियलिटी कुछ और होती है और उससे पलट वो अपने दिमाग में रियलिटी कुछ और बना लेता है। उसे बहुत ज़्यादा हेलुसिनेशंस वगैरह होने लगते हैं, इल्यूशंस वगैरह उससे दिखने लगते हैं। सब कुछ उसे अजीब ही लगता है। उसे लगता है कि हर चीज़ उसे खाने के लिए दौड़ रही है, वो कहीं भी खुश नहीं रह रहा। जिसके बाद उसने उसी साइकोलॉजिस्ट से पूछा कि अब मेरे दिमाग में स्किज़ोफ्रेनिया हो ही चुका है तो मैं अब इससे बाहर कैसे निकलूँ, मैं इससे कैसे ठीक हूँ। तो बदकिस्मती से ना ही तब और ना ही आज तक ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जो स्किज़ोफ्रेनिया जैसी इस गंभीर हालात को ठीक कर सके। ये बस खुद के ऊपर होता है कि आप खुद को कैसे संभाल सकते हैं। डॉक्टर ने वहाँ साइकोलॉजिस्ट ने यह भी समझाया कि अगर ये बीमारी तुम्हारे शुरुआती स्टेज में होती तो इसे फिर भी प्रिवेंट किया जा सकता था, इसे बचाया जा सकता था। लेकिन यहाँ अब यह बीमारी तुम्हारे दिमाग में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन फिर भी डॉक्टर्स ने उसका इलाज शुरू किया और इलाज शुरू करते ही रिचर्ड को बहुत अच्छा महसूस होने लगा और इतना अच्छा महसूस होने लगा कि सिर्फ 1 हफ्ते बाद ही वो अपने नौकरी पर वापस लौट आया था। अच्छे से टाइम उसका कट रहा था, लेकिन ये टाइम अब धीरे धीरे बदलता जाने लगा और कुछ ही सालों में वो फिर से उसी पोजीशन में आ चुका था और अब की बार पोजीशन और ज़्यादा गंभीर थी। लेकिन फिर भी वो अपनी जॉब को और ज़िंदगी को धक्का मार रहा था और चला रहा था। पर सन 1996 में उसे लगा कि
अब ये और ज़्यादा टॉलरेट नहीं हो पाएगा। अब वो बिल्कुल भी अपनी जॉब पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, ना ही अपनी फैमिली पर कंसंट्रेट कर पा रहा है, और उसने सोचा कि अब ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। उसने अब वो ओपरा हाउस वाली जॉब छोड़ दी और लंदन में ही अपने एक छोटे से कमरे में रहने लगा अपनी फैमिली के साथ। लेकिन यहाँ जिसे भी स्किज़ोफ्रेनिया वहाँ होता है यूके में, तो सरकार की तरफ से उसे थोड़ी बहुत सहायता दी जाती है, आर्थिक सहायता। लेकिन ये आर्थिक सहायता रिचर्ड को भी मिली, पर ये इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो लंदन जैसे शहर में सरवाइव कर सके, जिसकी वजह से उसने वो शहर छोड़ दिया अपनी फैमिली के साथ और वापस अपने साउथ वेल्स में बने एक घर के अंदर आकर रहने लगा। बेशक उसके परिवार ने उसे बहुत खुशहाली के साथ एक्सेप्ट किया था और सभी उसे बस बहुत खुश रखना चाह रहे थे। सभी चाह रहे थे कि हमारे घर का लड़का बहुत जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बीमारी ही ऐसी है, यहाँ रियलिटी कुछ और होती है और हमारे दिमाग में उसकी इमेज कुछ और बनती है। और इसी वजह से रिचर्ड के दिमाग में भी उसकी इमेज कुछ और ही बन चुकी थी और उसे लगने लगा था कि वो अपने परिवार के ऊपर अब बोझ बन गया है। वो ना ही कुछ कमाता है, सिर्फ बोझ बनकर अपने परिवार पर रह चुका है। वो दीमक है अपने परिवार के लिए, ऐसा वो कुछ सोचने लगा था। सिर्फ 1 साल ही हुआ था और वो बहुत गंदे डिप्रेशन में चला गया, और इतने गंदे डिप्रेशन में गया कि वो वहाँ से अपने घर से बाहर निकला, पास ही बनी एक दुकान पर गया, हार्डवेयर की दुकान पर गया और वहाँ से उसने हथकड़ी खरीदी। हथकड़ी खरीदने के बाद वो अपने घर आया वापस और अपना सारा जो भी जेब में सामान था वो वापस उसने अपने घर पे रखा। सिर्फ हथकड़ी को उठाकर वो घर के पास ही बने एक जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल में जाता गया, अंदर जाता गया, उसने एक रास्ता पकड़ लिया जंगल में भीतर जाने वाला, और उस रास्ते पर आगे चलते चलते वो रास्ते उसने छोड़ दिया। और रास्ता छोड़ने के बाद वो बस वहाँ से अपने आप को गुम करना चाहता था। वो जस्ट घने जंगल के भीतर घुसता गया और 7-8-10 मिनट तक अंदर चलने के बाद वो एक पेड़ के आगे आकर खड़ा हो गया। एक बड़ा सारा पेड़ था और उसकी टहनियाँ नीचे लटक रही थी। और उसके बाद उसने अपनी जेब में रखी हुई उस हथकड़ी को बाहर निकाला और पेड़ पर एक मोटी सी टहनी को चूज कर लिया और उस टहनी के ऊपर एक हथकड़ी बांधी और हथकड़ी का दूसरा कुंडा उसने अपने एक हाथ में बांध लिया और जस्ट अपना सारा ध्यान सब कुछ चीज़ों से हटाकर उस हथकड़ी के ऊपर ऐसे हाथ लटकाकर पेड़ के पीछे ऐसे झूलने लगा। मतलब कि बस वो खड़ा था नीचे और बस पेड़ का सहारा लगाकर वो अपना हाथ ऊपर करके झूलने लगा बस वो। और सोच कर देखिए, उसे ऐसे खड़ा होते हुए पूरे 4 दिनों का समय बीत गया और ये 4 दिन बीतने के बाद वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। उसे हद से ज़्यादा प्यास लगी हुई थी, हद से ज़्यादा उसे भूख लगी हुई थी। वो इस पोजीशन में इतने टाइम से खड़ा था तो वो सो भी नहीं पा रहा था ठीक से, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। और अब उसके माइंड में थॉट्स आने लगे कि ऐसे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम बाद मरेगा, अभी तो मरने का उसका कोई चांस ही नहीं है, पूरी तरह से वो ठीक है, सिर्फ भूख प्यास ही तो लगी हुई है। जिसके बाद उसके माइंड में ये भी विचार आने लगे कि मैं अगर मर गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा। बेशक मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन बाद में उनको सालों तक इस बात का दुख रहेगा कि मैंने उनके साथ ये चीज़ डिस्कस नहीं करी। जिसके बाद उसको फिर से जीने की इच्छा जगी और उसने अपनी जेब में रखी उस हथकड़ी की चाबी को निकाला और वापस उस हथकड़ी को खोल दिया और उस हथकड़ी को वापस जेब में डालकर जंगल से बाहर होते हुए अपने घर की तरफ चला गया। घर पर जैसे ही वो पहुंचा, उसके घर वाले उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, 4 दिनों से इधर उधर ढूंढ रहे थे, हाथ पैर मार रहे थे, पुलिस के पास चक्कर काट रहे थे कि हमारे घर के लड़के को ढूंढ दो, लेकिन पुलिस भी यहाँ कुछ नहीं कर रही थी क्योंकि कुछ पता ही नहीं था कि आखिर ये लड़का गया कहाँ था। जिसके बाद वो थोड़ी देर अपनी बहन के साथ बैठा और बहन के आगे रोते रोते उसने अपनी हालत बताई कि मेरे साथ ये सब हो रहा है और अभी अभी मैं सुसाइड अटेम्प्ट करके आया हूँ, मतलब कि कोशिश करी थी लेकिन हो नहीं पाया। ये बात सुनते ही उसकी बहन का दिल दहल गया और वो उसे समझाने लगी, उसे कंफर्ट करने लगी कि मैं और बाकी का परिवार उसे बहुत चाहते हैं, उसे बहुत प्यार करते हैं और प्लीज़ 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 ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे बाद में हमें पछतावा महसूस हो। हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें हमारी ज़रूरत है, प्लीज़ इस परिवार को टूटने मत दो। वो जाकर अपने बेड पर सो गया और जैसे ही अगली सुबह उठा तो उसे बहुत फ्रेश फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसे नई ज़िंदगी मिली है और इस नई ज़िंदगी में उसे खुश रहना है, अपने परिवार को खुश रखना है और कुछ करके दिखाना है। वो वापस लंदन नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो चाह रहा था कि वो यहीं पर कुछ छोटे मोटा काम कर ले और उसने काम करना भी शुरू किया और कई साल और बीत गए और अब उसके जो दिमाग में स्किज़ोफ्रेनिया था वो और ज़्यादा बदतर होता जा रहा था। जी हाँ, नया काम करते करते अब इतना टाइम बीतने के बाद उसे अब लगने लगा था कि उसका परिवार उसे बोझ मानता है, वो परिवार के लिए बना ही नहीं है, उसका परिवार उसे खुश नहीं है और वो नहीं चाहते कि मैं उनके साथ रहूं। ऐसा वो कुछ सोचने लग गया था और जबकि ऐसा कुछ रियलिटी भी नहीं था। वो जस्ट उसके दिमाग में जो पैरानोया बैठा हुआ था वो उसको बार बार फोर्स कर रहा था ऐसा कुछ सोचने के लिए।
और फिर सन 1999 में, यानी कि पहले सुसाइडल अटेम्प्ट के तकरीबन 3 सालों बाद, उसने फिर से सोचा कि वो वही करेगा जो वो छोड़ कर आया था। वो फिर से अपने घर गया, वही अपनी हथकड़ी वापस उठाई, वो वापस अपने घर से बाहर निकला, जंगल में गया और उसने एक पेड़ को चुना, पेड़ के ऊपर हथकड़ी बांधी और जस्ट खड़ा हो गया। और कुछ ही घंटों बाद उसको फिर से वो थॉट्स आने लगे कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए, मेरे घर वाले मेरी लाश को कैसे देख पाएंगे, सच में उनके लिए दिल तोड़ देने वाला टाइम होगा ये, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे खुद को नई ज़िंदगी देनी है। और फिर से उसने उस हथकड़ी को वापस खोला और जंगल से बाहर निकला, रास्ते से होते हुए अपने घर जा पहुंचा। कुछ ही घंटे हुए थे तो घर वाले भी ज़्यादा परेशान नहीं थे, उन्हें लगा रहा था कि जस्ट घूमने गया है। लेकिन फिर से उसने अपनी बहन को पास बैठाया और उससे बातें करनी शुरू करी कि ऐसे ऐसे मैं अभी ट्राई करके आया हूँ। उसकी बहन फिर से रोने लगी और बहुत ज़्यादा उसे प्रेज़ करने लगी कि प्लीज़ ऐसा कुछ मत करो, हम सभी तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, तुम्हारा इलाज हो जाएगा, प्लीज़ तुम थोड़ी शांति बनाकर रखो और अपने आप को ठंडा रखने की कोशिश करो। लेकिन उसने फिर से अपनी बहन को बताया कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम सब पर बोझ हूँ, मैं इस घर के ऊपर एक दीमक जैसा हूँ और धीरे धीरे इसे खा रहा हूँ और तुम ये नहीं चाहते कि मैं ऐसा कुछ करूँ। लेकिन उसकी बहन ने फिर समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, तुम थोड़ी सी शांति तो बनाकर रखो, प्लीज़ ऐसा कुछ मत करो। जिसके बाद फिर आया अप्रैल 2002 का समय और अब की बार फिर से 3 साल हो चुके थे सेकंड सुसाइडल अटेम्प्ट को हुए। और फिर से उसके माइंड में सोचा कि उसने क्यों ना एक बार वही किया जाए जो वो फिर से छोड़ कर आया था। उसने फिर से अपनी हथकड़ी उठाई, वो वापस अपने घर से बाहर निकला, जंगल में गया, पेड़ को ढूंढा, पेड़ पर हथकड़ी लगाई और वापस अपने हाथ में हथकड़ी बांधी और खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद वो फिर से सोचने लगा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और फिर से अब उसे जीने का मन कर रहा था। जिसके बाद उसने कुछ ही घंटों तक खड़ा होने के बाद उसको माइंड में आने लगा कि ये मौत बहुत गंदी होने वाली है, उसे मरने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उसने फिर से अपनी हथकड़ी खोली और वापस अपने घर आ गया। लेकिन अब की बार वो जब घर वापस आ रहा था तो उसको कोई भी एक्साइटमेंट नहीं थी जीने की। उसे लग रहा था कि वो बस अपने टाइम वेस्ट कर रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है ज़िंदगी में जीने का। वो घर पहुंचा, उसने वापस अपनी बहन के साथ बात करी और सब कुछ बताया कि ऐसा ऐसा वो करके आया है। वो बहन भी उसकी अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई, उसने पूरे घर में बता दिया कि ऐसा ऐसा भाई कर रहा है। पूरी फैमिली अब उसके सर पर खड़ी थी, परेशान हो चुकी थी कि ऐसा प्लीज़ कुछ मत करो जिसे हम हमेशा पछतावे के तौर पर देखते रहें। तो फिर भी रिचर्ड को यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे बस ये लग रहा था कि ये जो सामने लोग खड़े हैं ये सभी मेरे है तो अपने ही, लेकिन ये मुझे अपना नहीं मानते। सारी फैमिली उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि तुम्हें कोई पता हो जो ऐसा तुम्हें ठीक कर सकता हो, उसका नाम बता दो, हम तुम्हें उसके पास लेकर चलेंगे और जितना भी खर्चा होगा हम करेंगे। पैसे यहाँ दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें ठीक करना ज़रूरी है। ये बात सुनकर उसे अच्छा लगा, लेकिन ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं। और सिर्फ इस एक हफ्ते बाद ही, यानी कि थर्ड ट्राई के सिर्फ एक हफ्ते बाद ही उसने अब की बार फाइनल ट्राई किया। उसने फिर से वो हथकड़ी उठाई और वापस उस जंगल में गया और अब की बार फाइनल टाइम था। उसने वापस एक पेड़ को ढूंढा और जस्ट अपनी वही पोजीशन जो थी उसने वो बनाई और सुसाइड कर गया। रिचर्ड अपने घर वापस नहीं आया तो फाइनली अब उसकी फैमिली पुलिस वालों के पास गई और उसकी रिपोर्ट लिखवाई और उन्हें बता दिया था कि उनके घर का जो लड़का है वो थोड़ा सुसाइडल थिंकिंग रखता है अपने अंदर और उसका सुसाइड करने का तरीका हमेशा यही है कि वो जंगल में जाता है और अपने आप को हथकड़ी से बांध लेता है पेड़ से। तो यहाँ पुलिस भी अब उसको ढूंढने के लिए जंगल में गई, लेकिन कई दिनों तक जंगल में छानबीन करने के बाद रिचर्ड वहाँ उनको नहीं मिला और मजबूरन अब पुलिस को भी रिचर्ड की जो सर्च अभियान था वो बंद करना पड़ा। यहाँ अभी भी रिचर्ड के परिवार को लग रहा था कि रिचर्ड सुसाइडल अटेम्प्ट करता ही रहता है, कई कई दिनों तक घर से बाहर रहता है, तो कोई बात नहीं, हमें उम्मीद है कि वो कुछ टाइम तक और बाहर रहने के बाद अपने आप घर वापस आ जाएगा। और ये कुछ टाइम बीतते बीतते पूरे 3 सालों का समय बीत गया और इस 3 सालों बाद एक महिला अपने 2 डॉग्स के साथ उसी जंगल से होते हुए घूमने जा रही थी। आगे अपने डॉग्स के साथ थी वो। तो जैसे ही वो आगे निकली और उसे दिखा आगे जाकर कि एक पेड़ के साइड में एक लाश पड़ी हुई है और उस लाश ने खुद को हथकड़ियों से उस पेड़ों से बांध रखा है। वो बहुत ज़्यादा डर गई। वो तुरंत वहाँ से बाहर निकली और उसने उस जगह की मार्किंग करी, अपने दिमाग में उसकी एक इमेज बना ली कि ये जगह यहाँ पर है। वो तुरंत उस जगह से बाहर निकली, कच्चे रास्ते से होते हुए जंगल से बाहर निकली और तुरंत पुलिस के पास गई और ये सब जाकर उन्हें बताया। पुलिस तुरंत अपना तामझाम उठाकर उस लड़की के साथ गई वहाँ पर और वहां जाकर उस लाश को देखा। स्टार्टिंग में पुलिस को ये देखकर लग रहा था कि जरूर इस व्यक्ति का मर्डर किया गया है, इसे जस्ट यहाँ पर लाया गया और इसे हथकड़ियों से बांधकर यहाँ छोड़ दिया गया और ये मर गया। लेकिन जब उन्होंने रिचर्ड की जेब को खंगाला तो उसके अंदर एक चाबी मिली और उस चाबी पर रिचर्ड के घर का एड्रेस लिखा हुआ था। जब उस
एड्रेस के द्वारा वो रिचर्ड के घर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि ये तो वही लड़का है जो 3 साल पहले यहीं गुम हो गया था और ये सुसाइडल लड़का था यहाँ का और ये कभी भी सुसाइड कर सकता था। जिसके बाद ये क्लियर हो गया कि इसका मर्डर नहीं बल्कि इसने सुसाइड किया है। बेशक ये केस देखने में ओपन और शट का लग रहा है, बस किसी ने सुसाइड कर लिया और केस बंद। लेकिन फिर भी यहाँ मेडिकल एग्जामिनर्स जो थे इस केस में वो ये चाह रहे थे कि वो इस लाश में मरने का कारण पता लगाए कि इसकी मौत हुई कैसे है असल में। और फाइनली अब यहाँ पर डॉक्टर्स अपना तामझाम उठाकर उस जगह पर पहुंचे जंगल में और वहाँ उस लाश को देखकर उनके भी रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि उस लाश की हालत बहुत ज़्यादा अजीब सी थी। जी हाँ, उन्होंने देखा कि जो हथकड़ी का ऊपरी हिस्सा था, मतलब कि जो हथकड़ी पेड़ से बंधी हुई थी, वहाँ पर उसे घसीटने के निशान थे, मतलब कि उसके साथ जोर जबरदस्ती की गई थी। इसके अलावा उसके जो हाथ पर भी यहाँ जो हथकड़ी थी वो बजाय यहाँ पर रहने के उसके यहाँ तक आ चुकी थी, हथेली तक, और ऐसा लग रहा था वो उसे वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निकालने से पहले ही उसकी जान चली गई। जब मेडिकल ऑफिसर्स ने पुलिस से पूछा कि क्या तुमको यहाँ पर कहीं इसकी चाबी मिली है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमें इस हैंडकफ की चाबी मिली है, इस हथकड़ी की चाबी मिली है, लेकिन वो चाबी इसकी जेब में नहीं, इससे तकरीबन 17 फुट दूर मिट्टी में पड़ी हुई थी। ये क्या था? ये बात सुनते ही यहाँ मेडिकल ऑफिसर ये समझ गए कि इस लड़के के साथ आखिर हुआ क्या होगा। ये पूरा प्लान करके आया था अपने घर से कि वो सुसाइड करेगा यहाँ आकर, और जैसे ही वो आया यहाँ पर उसने अपने आप को बांधा और बांधते ही उसने अपने हाथों से ही उस चाबी को, यानी कि उस हथकड़ी वाली चाबी को दूर फेंक दिया अपने से, ताकि वो अब की बार यहाँ से बच के ही ना निकल पाए। लेकिन यहाँ चाबी फेंकने के कुछ देर बाद उसके मन में जरूर ख्याल आया होगा कि उसे जिंदा रहना है, उसका परिवार उसका इंतज़ार कर रहा होगा, उसे ऐसे नहीं मरना चाहिए। लेकिन अब वो कर क्या सकता था? चाबी वो फेंक चुका था, आसपास कोई था नहीं जंगल में जिससे वो मदद ले ले, क्योंकि वो गहरे जंगल की तरफ जा चुका था। और फाइनली अब उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो अपने साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगा, अपना हाथ उसके अंदर से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। वो चाह रहा था कि किसी तरह उसकी वो जो ब्रांच थी, उस पेड़ की जो ब्रांच थी वो टूट जाए और वो चाबी से इस हथकड़ी को खोलकर वापस अपने घर जा सके। लेकिन ना ही वो अपने हाथ को इस हथकड़ी से बाहर निकाल पाया और ना ही वो पेड़ की जो ब्रांच थी वो टूटी। और यहाँ टूटी तो सिर्फ रिचर्ड की जिंदगी की तार। मेडिकल ऑफिसर्स ने बताया कि इस लड़के की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। जरूर वो डर गया होगा अपने सामने खड़ी मौत को देखकर, और उस डर की वजह से ही शायद उसे हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस ने इसे बजाय एक सुसाइड बताने के इसे एक एक्सीडेंट बताया, क्योंकि वो खुद को बाद में बचाना चाह रहा था, वो मरना नहीं चाह रहा था। अगर वो चाबी उसके पास होती तो वो बच जाता, लेकिन वो चाबी उससे सिर्फ 17 फुट दूर थी, उसकी ज़िंदगी उससे 17 फुट दूर थी। लेकिन वो 17 फुट कभी वो कवर कर ही नहीं पाया। तो ये थी आज की कहानी एक ऐसे लड़के की जो खुद की ज़िंदगी से परेशान हो चुका था, वो भी सिर्फ एक बीमारी की वजह से, जिसका कोई इलाज नहीं है, मुझे पता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे इन चीज़ों से बाहर निकला जा सकता है। अगर आप में से भी या फिर आप किसी को जानते हो जो इस तरह की बीमारियों का शिकार हो या फिर खुद को ऐसा कहीं फील करता हो, वो डिप्रेशन में हो, तो प्लीज़ आप उसकी मदद करिए। और आपको अगर मदद की ज़रूरत हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी कुछ नंबर्स वगैरह डाले हैं इंडिया के हमारे, जो इन चीज़ों से बाहर निकलने में मदद करते हैं। और इनफैक्ट मैं खुद भी आपकी काउंसलिंग ले सकता हूँ इस मामले में, अगर आपको ज़रूरत हो इस चीज़ की। अगर आप डिप्रेशन में हो, अगर आप फील कर रहे हो कि आप सही नहीं हैं और आपके माइंड में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ विचार आ रहा हो, तो प्लीज़ आप खुद को रोक लीजिए। आपका परिवार है आपके साथ हम सब हैं। आप प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन हाँ, कुछ एक सलाह तो ज़रूर दे सकता हूँ। खैर, आज मेरा बर्थडे है तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, आपसे गिफ्ट मांगूंगा। मेरे 50,000 फॉलोअर्स पूरे करवा दीजिए इंस्टाग्राम पर, और मेरे इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ आप वहाँ पर फॉलो मुझे ज़रूर कर लें। मैं वहाँ पर फैक्ट्स और वीडियो से रिलेटेड स्टोरीज लगाता रहता हूँ। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट मंजीत को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।